बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों अर्थात बिहारों के हाथ में है। जागीर अर्थात ज़मीन, बहुत बिखरी हुई लंबी लंबी ज़मीन जिसके मालिक जो होते हैं उन्हें जागीरदार कहते हैं। इन जागीरों का, इन ज़मीनों का बहुत हिस्सा विहार अर्थात जो बौद्ध विहार, जो मठ हैं, जो बौद्ध धर्म के मठ हैं, मंदिरों को बौद्ध धर्म में मठ कहते हैं, उनके हाथ में मिली हुई है। लोगों ने दान कर दिया कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध संत हैं, वो अपने खाने पीने या अन्य चीज़ों के लिए इससे निकले हुए अन्न या कोई भी चीज़ उसमें बो करके और उससे लाभ ले सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं, मंदिर के लिए खर्च निकाल सकते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। लेखक कहते हैं कि जहाँ जो जागीर मठ के हाथ में मिली होती है, उसकी देख रेख के लिए कोई बौद्ध भिक्षु ही भेजा जाता है। और जब वो जाता है वहाँ, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत सम्मान के लिए होता है, बहुत उसका सम्मान करते हैं, राजा की तरह सम्मान करते हैं। शेखर की खेती जिस स्थान पे लोग पहुँचे हैं, लेखक पहुँचा है, वहाँ के जो मुख्य साधु थे, भिक्षु थे, उनका नाम था नमसे। वो बड़े ही भद्र पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे, बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, जो बुद्ध ने उपदेश दिए, उसके अनुवाद की हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक कहते हैं कि मैं भी वहीं बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से, सेर मतलब करीब 1 किलो के आसपास का वज़न होता है, कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कहते हैं लेखक कि यजमानों से मिलने के लिए फिर सुमति चाहते थे। इस बार लेखक उन्हें जाने दिए, क्योंकि लेखक का अपना लक्ष्य मिल गया था। बौद्ध धर्म की बहुत सारी हाथ से लिखी हुई पुस्तकें मिल गई थीं, जिन्हें पढ़ने में लेखक व्यस्त हो गए थे, और अब इस समय सुमति को जाने के लिए कह सकते थे। अब वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए थे, अपने अंतिम स्थान तक जहां पहुंचना था उन्हें पहुंच गए थे। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक पुस्तकों के भीतर था, पुस्तकों से घिरा हुआ उन बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ने लगा था, इसलिए उन्होंने जाने के लिए कहा। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लेखक कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन यजमानों से मिलने में लगा देंगे, लेकिन वो दूसरे ही दिन लौट आए दोपहर तक। फिर लेखक अपने अपने सामान लिए तिंगरी गांव, जहाँ की उन्हें पहुँचना था, ल्हासा जिसके पास था, वहाँ जाने के लिए फिर अपने अपने सामान पीठ पर उठाए और भिक्षु नमसे, जो उस मठ के, बौद्ध मठ के मुख्य साधु थे, मुख्य भिक्षु थे, उनसे विदा लिए और वहाँ से आगे चल पड़े। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने देखा कि किन किन कठिनाइयों का सामना लेखक को करना पड़ा, किन किन रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ा, और तिब्बत के जो समाज की विशेषताएं हैं, जो तिब्बत का आधुनिक समाज है, आतिथ्य सत्कार की उनकी भावना है, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन उतना कड़ाई से नहीं है जिससे चोरों और डाकुओं का भय रहता है। वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जगह जगह बौद्ध मठ और मंदिर है, और लेखक इस प्रकार वहाँ पे पहुँचते हैं और बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ते हैं और वहाँ से अपने अंतिम लक्ष्य ल्हासा पहुँचने के लिए, चलने के लिए
वहाँ से चल पड़ते हैं। तो इस तरह ल्हासा की ओर अर्थात ल्हासा की तरफ चलने के मार्ग की यात्रा का वर्णन आपने पढ़ा। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। आप इसे अपनी भाषा में लिख लेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा संकेत आपको दे देते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? इसके उत्तर में आपको लिखना है कि वहाँ के लोगों की मनोदशा पर निर्भर करता है, उस समय उन्हों की मानसिक स्थिति कैसी है, और दूसरा कि शाम के समय वो वहाँ का छंग पी लेते हैं, एक मदिरा होती है, शराब होता है, जब उसके बाद वो होशो हवास खो बैठते हैं, और फिर आदमी कैसे कपड़े पहना है, अच्छे कपड़े पहना है या भिखारी के वेश में या कैसा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, और न वो आदर सत्कार करते हैं, न ठहरने के लिए स्थान देते हैं। तो उनकी मानसिक सोच उस समय की और छंग पीना, दो प्रमुख बातें आप इसमें लिखेंगे। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने का यात्रियों का किस प्रकार का भय रहता था उन्हें? इसके उत्तर में आप लिखेंगे उन्हें डकैतों का भय रहता था कि रास्ते में वो लोगों को छीन लेते थे, लोगों को मार देते थे, उनके सामानों को उसके बाद ले लेते थे, और हथियार का कानून न रहने से पिस्तौल और बंदूक लाठियों की तरह लोगों के पास रहता था, और इसी का दुरुपयोग करके डकैत उस निर्जन स्थान में रास्ते में जहाँ की कोई आसपास होता नहीं था, वहाँ लोगों को की हत्याएं कर लेते थे और सामान छीन लेते थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से बिछड़ गया? आप इसका लिखेंगे कि आगे जो रास्ता था दो मार्गों में बटा था, लेखक बाएं वाले मार्ग पर चला गया जो गलत रास्ता था, जबकि उसे दाहिने वाले मार्ग पर जाना था। दूसरा कारण था कि उसका घोड़ा सुस्त था, अगर तेज रहता तो अपने दोस्तों और सुमत के साथ साथ होता और वो बिछड़ता नहीं। तो इसके दो कारण हैं, लेखक का घोड़ा सुस्त था और दूसरा कि रास्ता दो भागों में बंटने के कारण वो गलत रास्ते पे चला गया। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहली बार इसलिए रोका कि अभी वो तिंगरी के मैदान तक, जहाँ उनका लक्ष्य था, अभी पहुँचे नहीं थे और ज़्यादा समय रास्ते में ही लग जाता, वो जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते थे। दूसरी बार इसलिए प्रयास नहीं किए कि उन्हें बौद्ध धर्म की बहुत सारी पोथियाँ मिल गई थी, जिन्हें पढ़ने में वो व्यस्त थे। अब इस समय वो जाने दे सकते थे, और दूसरी बार उन्होंने सुमति को यजमानों से मिलने के लिए जाने दिया। पांचवा प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप इसमें लिखेंगे कि उन्हें रास्ते में चोर डाकू मिल जाया करते थे, उन कठिनाइयों का, फिर वो दे खुदा के नाम पर टोपी निकाल कर और उनसे खुद ही मांग लेते थे। तो इस तरह से चोर डाकुओं का सामना। दूसरी कठिनाई आप लिखेंगे कि घोड़ा सुस्त मिल गया था, और तीसरी चीज़ कि रास्ते से वो भटक गए थे, इसलिए अपने दोस्तों से अलग हो गए, फिर लौटे और उनके मित्र सुमत के क्रोध का सामना करना पड़ा, और इस तरह समय भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इसके बारे में आप लिखेंगे कि उस समय का तिब्बती समाज बहुत आधुनिक सोच और खुले विचारों वाला था। वो लोगों का आदर सत्कार करते थे, कोई भी व्यक्ति किसी को भी रहने के लिए उचित स्थान दे देता था, खाने पीने का प्रबंध कर देता था, पर्दा प्रथा समाज में नहीं था, स्त्रियों को भी खुली छूट थी किसी से मिलने भी और बात करने के लिए, छुआछूत नहीं था, जो आधुनिक उस समय भारतीय समाज में बुराइयां थी। तो छुआछूत, पर्दा प्रथा, ये सब उस समाज में नहीं थे। अतिथि सत्कार और अति देवो भव की भावना, ये उस समाज की बड़ी विशेषताएं थी। सातवां है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है?
क है लेखक पुस्तकों के पढ़ने में रम गया था। ख लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। ग लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। घ पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर क होगा, लेखक पुस्तकों के पढ़ने में रम गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे।